अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अहम ख़बरें इकॉनमी के फ्रंट से हम आपकी खिदमत में लेके आते रहते हैं। बस इसमें कुछ ऊंच नीच होती रहती है, कभी को मसरूफ़ियत के बायस नहीं हो पाता। आज फिर वक्त हमने निकाला है और हमने कहा जी दादा पोता शो में रौनक लगाई जाए। आप भी अपना फ़ीडबैक भेज सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हो सकते हैं, हमारे साथ अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। सबसे पहले करेंसी 294 रुपये 90 पैसे की इंटर बैंक के अंदर कदर हो गई है डॉलर की। ओपन मार्केट में थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश की है डॉलर ने, और जनाब ओपन मार्केट में ये 297 रुपये का है। 95 और 97 2 रुपये का फ़र्क है। ओपन मार्केट में ये पहले 294 से भी फिर आया है, लेकिन अब ये नेचुरल फ़र्क चल रहा है। 3 रुपये का फ़र्क होना चाहिए, 1.25% का फ़र्क होना चाहिए, उससे भी कम है लेकिन है सही। इस वक्त इस महीने की जो रेमिटेंसेस हैं वो बाहर से आने वाले जो पैसे हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट राइज शो कर रहे हैं। इसकी दो वजूहात हो सकती। एक तो वो कि जिन्होंने अपने डॉलर्स बाहर रोके हुए थे उन्होंने धड़ाधड़ बुलाने शुरू कर दिए, मंगवाने शुरू कर दिए हैं और उसको इनकैश कर रहे हैं ताकि $1 के ज़्यादा रुपए मिल सकें। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जिन लोगों ने छापे मारने शुरू किए हैं अंदरूने मुल्क, उन्होंने बाहर से भी किसी को किया हो कि $4 भेजो ना इधर। हाँ, ये भी हो सकता है। वो बड़े पावरफुल लोग हैं इस हवाले से। मुझे हैरत है पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे की मौजूदगी में ओपन मार्केट में डॉलर ना दस्तयाब हो। अपनी अकल में ये बात नहीं आती सर। ठीक है, मैं पिछले कम से कम 35 साल से फाइनेंशियल जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 33-34 साल से। और सर मैं उस तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, पाकिस्तान का नंबर 1 अदारा जो है, अगर ये चाहे तो इस मुल्क के गली मोहल्लों के अंदर डॉलरों की लहरें बहरे हो जाए तो ओपन मार्केट करेंसी मार्केट की गल कर रहे हो तुसी। मेरा मतलब आई बिलीव सो, मैंने देखा है उनको ऑपरेट करते हुए भी और ओपन मार्केट कवर किया एज ए जर्नलिस्ट, तो मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ तो यार कभी कोई कुव्वत जो है वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी कोई आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो कर लिया करें इस्तेमाल। ठीक है ना। तो बहरहाल जी ये है जी, अपना अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद एक और ख़बर है जी, वो ये है कि 3 बड़े बैंकों ने अपनी फुली ओन्ड एक्सचेंज कंपनियां बनाने का ऐलान कर दिया है और माशाल्लाह तीनों के तीनों बड़े कमाल के बैंक हैं। सबसे पहले मैं अब नाम लेने लगा हूँ। इंटर बैंक मार्केट के अंदर डॉलर की मैनिपुलेशन करते हुए जो बैंक सबसे टॉप के ऊपर रहा उसका नाम था MCB बैंक, मियां मंशा साहब का बैंक। M फॉर MCB, M फॉर मंशा। मियां मंशा साहब का बैंक पकड़ा गया। रिपोर्ट पड़ी हुई है कि इन्होंने इंटर बैंक मार्केट के अंदर डॉलर खेला है। इस पे कम अज़ कम MCB का लाइसेंस वापसी बनती है, लेकिन वो फिर मियां साहब ने रिपोर्ट दबवा दी ना जी, इसहाक डार साहब के ज़रिए मुबैना तौर पे यही कहा जाता है। उस रिपोर्ट पे अमल कोई नहीं हुआ, नाल 2 और भी बैंक थे। और दूसरा है जी अल्हम्दुलिल्लाह जिसके ऊपर सबसे बड़ी डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा था, जनाब UBL। आपको पता है ना, UBL ने ईरान के अंदर जाके अपने दफातर खोलने शुरू कर दिए थे और वो डॉलर की स्मगलिंग वो दफातर इंडिपेंडेंट कंपनियां थी, ईरान में रजिस्टर करवाई थी जाके, लेकिन UBL पीछे UBL था। हैं सर अनवर परवेज़ साहब, फिर सर अनवर परवेज़ साहब को जब रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका ने डंडा दिया, फिर सालम जहाज़ लेके, पुराने ज़माने में सालम टांगा लेके जाइए ना, सालम जहाज़ लेके जनाब वहाँ से पहुँचे और आते ही बोर्ड चेंज कर दिया। और उस वक्त ये जहन में रखिएगा कि उस वक्त UBL की जो हेड थी खातून, वो इस वक्त डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगी हुई है। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक एसेट को तो फिर कोई, मेरा मतलब है कि ज़ाया नहीं ना होने देता जी, शहबाज गिल की तरह। तो वो खातून आजकल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होती हैं। रज़ा बाकर साहब खुद तो तशरीफ़ ले गए, लेकिन ये तोहफ़ा जाते जाते दे गए इस कौम को। अब वो पता नहीं वो खातून कब रिटायर होंगी, कब इस मुल्क की जान छूटेगी। और UBL में स्टेट बैंक में बैठ के ये जो आपके यहाँ डॉलर का तमाशा लगा हुआ है, उस खातून का उसमें क्या हिस्सा होगा हम क्या कह सकते। ठीक है ना।
मतलब हम तो बुजुर्गों के मुहावरे ही बोल सकते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो खातून हैं जिन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था, और इतना बड़ा ब्लंडर किया था कि पाकिस्तान के तमाम बैंकों के ऊपर पाबंदी लगने लगी थी। KSB बैंक और UBL, ये 2 ब्लंडर एट ए टाइम हुए थे और दोनों एट ए टाइम ही कुचले गए थे। ठीक है, इसहाक डार साहब को दुआएं दें। तो वो बहरहाल जी तीसरा बैंक है जी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक साहब जो हैं, ये भी कोई अच्छे कारनामे नहीं इंटरबैंक के अंदर कर सकते। वैसे इस्लामी बैंक का इंटरबैंक मार्केट में क्या काम? तो अगर ये इंटरबैंक मार्केट में घुसा हुआ है जहाँ पे, तो फिर अच्छा जी चलें ठीक है, इंटरबैंक में घुसा हुआ, डॉलर के लेन देन का मसला होता है ना, डॉलर एक्सचेंज करने का मसला होता है। सूद थोड़ा तय कर रहे होते हैं, डॉलर तय कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो मीज़ान बैंक साहब हैं, इन तीनों बैंकों ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी एक्सचेंज कंपनियां बनाएंगे। ये हो गई जी दूसरी खबर। तीसरी बड़ी खबर ये है कि रहीम यार खान के पास गैस और तेल के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त हो चुके हैं। उनके वॉल्यूम का OGDCL को ये मिले हैं। इसके नतीजे में OGDCL का शेयर ऊपर जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। चौथी बड़ी खबर जी, अपना बिजली के उसमें जो क्या उसको कहते हैं सर्कुलर डेट के अंदर पूरे 57 अरब रुपए का इजाफा हो गया, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और वो बढ़ के 2310 अरब रुपए सर्कुलर डेट हो गया। इमरान खान साहब तो 2800 अरब रुपए का सर्कुलर डेट नहीं छोड़ के गए थे, हैं? 250 कर लें, चलें 250 का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे ना। ये जो है ना अपना बिजनेस रिकॉर्डर का BR डेस्क, वहाँ पे बड़े ही को बदबूदार किस्म के यूथिये बैठाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और वो जब भी इस BR डेस्क से कोई ख़बर आती है ना, वो इतनी फैक्चुअली गलत ख़बर होती है और इतनी कि वो घटिया लेवल का यूथियापा होता है कि बंदा तकलीफ़ होती है ना। हमने पूरा तकरीबन 10 साल दिए हुए हैं इस अदारे को, इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने को। उसकी क्रेडिबिलिटी जब इरोड होती है इस तरह के बदबूदार किस्म के यूथियों के हाथों, तो तकलीफ़ होती है, दिल के अंदर तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आइंदा बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर अगर आप कोई भी खबर BR डेस्क बिजनेस रिकॉर्डर डेस्क से पढ़ें तो समझ लें कि ये एक यूथिया ने खबर बनाई है, और अंधा तो यूथिया अन्ना हो के उसने खबर बनाई होती है, तो इसलिए उस पर इतबार नहीं करना। ठीक है, हाँ। बहरहाल जी ये था जी आज की खबरें, 3-4 इम्पॉर्टेंट मैंने कहा कि उनका आपको अहवाल बताते चलें। अब जनाब हम चाह रहे हैं आज के फीडबैक की तरफ, और फीडबैक में सबसे पहला फीडबैक जो है आज हम पढ़ेंगे, ये है जनाब 5 सितंबर का फीडबैक है जी। नहीं, उससे पहले हाँ ये भी 5 सितंबर का ही है, लें जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, तस्वीर की हाल ने ठीक ठाक हो? इमरान बोल रहे हैं सऊदीया तो। सर पूछना है कि सरबा कमी बचत ये की नवी कोई स्कीम है की ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਲਾਮੀ ਹੈ ਕੋਈ तो नहीं आपके ਵਖਾਣੀ ਸੱਜੀ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਖੱਬੀ। देखो जो पाकिस्तान दे विच पंजाबी जी कह नहीं, देखिए पाकिस्तान में जो कवानीन इस्लामिक बैंकिंग के हैं, इस्लामिक बैंकिंग के जो कवानीन मौजूद हैं, ठीक है, वो जो हैं वो उन कवानीन के तहत उन्होंने अब एक इस्लामी स्कीम मुतारफ़ करवाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा था, बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात का, कि सूद से पाक स्कीम मुतारफ़ होनी चाहिए, तो वो सूद से पाक उन्होंने स्कीम मुतारफ़ करवा दी है। आप उनके देख लें, उनके बैकअप के ऊपर किसके फतवा जात हैं, तो अगर आप उन उलमा कराम को इस काबिल समझते हैं कि उनके फतवे के ऊपर यकीन कर लिया जाए तो कर लें, ठीक है। और वैसे मैं जहाँ पे रियासत फ़िक्स शरह सूद पे कर्ज़ा लेगी, फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न पे, मैं उसे सूद नहीं समझता ज़ाती तौर पे, अगर आप मेरी बात सुने तो। और नेशनल सेविंग जो होती है उसने कहीं इन्वेस्ट नहीं करना होता, उसके पीछे रियासत बैठी होती है। जितने आप पैसे वहाँ पे जमा कराते हैं वहाँ पर रियासत को कर्जा देते हैं, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को। दादा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आपसे एक मशवरा चाहिए था।
मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, 4 बच्चे हैं। बच्चे जो हैं वो सबसे छोटी जो है वो पहली क्लास में है और सबसे बड़ी बेटी जो है वो 9th क्लास में है। अच्छा, मेरे पास एक अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। मेरे पास एक प्लॉट था जिसकी कीमत तकरीबन अभी 1 करोड़ के आसपास है। तो हम सोच रहे थे कि जी ज़रिए आमदन बढ़ाने के लिए उसको बेच के कहीं छोटा सा मकान ले लिया जाए और उसको किराए पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन इतने मालियत में पिंडी में कोई मुनासिब जगह पे ऐसी कोई ऑप्शन मिल नहीं रही। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये प्लॉट बेच के तो स्टॉक मार्केट में ऐसे शेयर्स जो डिविडेंड रेगुलरली देते हैं, जैसे एफएफसी हो गया, एंग्रो हो गया, इस किस्म के, या आप भी कुछ सजेस्ट कर दें तो उनमें कर दें। तो अगर 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख भी साल का आ जाता है तो मुनासिब होगा। काइंडली गाइड कीजिएगा, शुक्रिया। 1 करोड़ के ऊपर 20 आना चाहिए जी साल का। वो भी मिलेट ट्रैक्टर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये बात आप जहन में रखें, ज़ाहिर है फिर वो भी तो होता है ना, ये बात जहन में रखें कि आजकल प्रॉपर्टी बहुत डाउन है, तो आपको मिनिमम रेट मिलेगा, ठीक है। आप 5 साल बाद 6 साल बाद बेचेंगे तो मैक्सिमम रेट मिलेगा, मतलब ये आपका करोड़ जो है वो 2 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि जो माल आपने ख़रीदना वो भी तो महंगा हो गया होगा उस वक्त, और ये 6 साल की इनकम से आप अपने आप को महरूम करेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपने सोचा, ठीक है। और आप माशाल्लाह जो शेयर्स आपने नाम लिए हैं उससे तो आप जो है वो मुनासिब ही लगे हैं मुझे इस हवाले से। मेरा ट्रैक्टर भी उनमें शामिल कर लें, अच्छा डिविडेंड देता है और आजकल नीचे आया हुआ है 450 पे मेरा ख्याल, और बेहतरीन शेयर है, 450 के ऊपर लेना चाहिए, ठीक है। बस बहुत अच्छा सोचा है आपने। ज़मीन को पैसे को काम में लाने चाहिए, ज़मीन पे दफन करने से क्या होता है, ठीक है जी। और बस ये अगले कोई 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इस तरह का कोई फ़ैसला करना है तो कर लें। ज़ाहिर है कोई 50% एडवांस दे देगा ना तो वो भी डाल दीजिएगा, बाकी जब ट्रांसफ़र के ऊपर बाकी देगा तो वो फिर डाल देंगे, ठीक है। चलिए, इस तरह का कोई ऑप्शन कर लें। आज हमारी कौम बड़ी मुश्किल में है, गरीब आदमी बड़े मसाइल में फंसा हुआ है। इसके लिए हुकाम बाला को एक मशवरा देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर आज़म साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे। 400 अरब रुपए सालाना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप दे रहे हैं। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1 लाख रुपए में लग सकता है हर घर में। जब यह हुकूमती सतह पर, बड़ी सतह पर ख़रीदारी हो तो कीमतें कम करके 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1 लाख में बन जाए। बहुत साहिब मशवरा है जी, अगरचे इसकी एक वर्किंग के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं और वर्किंग की जा सकती है, लेकिन फ़कीर पैदा करने से कुछ नहीं होता। नए हुनरमंद पैदा कीजिए, हमें हुनरमंदों की ज़रूरत है। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। रियासत अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो OGDCL और बाकी पावर प्लांट्स को जो सर्कुलर डेट की मद में एक डिविडेंड पे ऑफ मिलना है जिससे एडजस्टमेंट होगी, वो आपके ख्याल में क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट में मिलेगा या एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट जब बन जाएगी तब मिलेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से अभी डॉलर काफ़ी ऊपर चला गया है, तो मुशर्रफ के दौर में जिस तरीके से डॉलर बहुत बुरे तरीके से नीचे आया था, क्या उस तरह की स्ट्रेटजी अभी अडॉप्ट की जा सकती है डॉलर को नीचे लाने के लिए? और उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे डॉलर जो रैपिडली नीचे आया था? जज़ाकल्लाह जी। वो जी शौकत अजीज़ साहब एक शख्सियत होते थे जी, उन्होंने ओपन मार्केट से ख़रीद के डॉलर का रिज़र्व जो थे वो बिल्डअप किए थे। और जैसे हम IMF के प्रोग्राम से निकल आए थे, वैसे भी उस वक्त ना हम किराए के टट्टू के तौर पे अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहे थे, उसके डॉलर्स आ रहे थे हमें, ठीक है। 34 अरब डॉलर जो है वो 8 सालों में आए हैं हमें, तो 8 चौका 32 यानी 4 से 5 अरब डॉलर हमें साल के 2000 से लेके 2008 तक ये हमें मिले हैं। 34 अरब डॉलर उस अमेरिका का दावा आए हैं, हम तो 18 ही मानते हैं।
तो 34 अरब डॉलर आए हैं जी, वो आ रहे थे जी, उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे 2008 तक ना कम से कम 30 से 40 अरब डॉलर जो थे वो खर्च कर रहा था अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर। 2008 में तो तकरीबन उनकी फ़ौज चली गई ना वापस, ये तो कुछ ऑपरेशनल रखे हुए थे। तो 2008 तक वो 40 से 50 अरब डॉलर कर रहा था, तो उधर से भी ओपन मार्केट से जब आते थे तो काउंट अप कर लेते थे हम। वो बैंकों की ज़िम्मेदारी लगाई थी, तो बैंक जो थे वो 5 अरब रुपए का घपला कर गए उसके अंदर। यानी बैंक को कहा जाता था कि जी आप ओपन मार्केट से 1 रुपया ज़्यादा हमसे लेके तो वो डॉलर हमें दे दिया करें। इस तरह की कोई स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो वो बैंक उसके अंदर भी 2 नंबरी कर गए। वो फिर उसकी किसी ने तफ्तीश ही नहीं की दोबारा ना। ये बैंक बड़े हरामखोर हैं, सूद खाने वाला हरामखोर ही होता है। तो बैंक जो है हमारे वो बड़े हरामखोर हैं। वैसे इसके अंदर इस्लामी के नाम से लूट मार करने वाले आगे होते। तो खैर ये था जी, इस वजह से हमारे रिज़र्व उस वक्त हो गए थे जी। आज का आखिरी पैगाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रज़ी दादा साहब, मैं इस्लामाबाद से ज़हूर अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल पाकिस्तान में कनाडा के बहुत सारे वीज़ों के बारे में कंसल्टेंट बात कर रहे हैं कि विज़िटिंग वीज़ा आया हुआ है और उस विज़िटिंग वीज़े पर या वर्किंग वीज़े पर बग़ैर फ़ीस के हम भेज रहे हैं और वहाँ जाने के बाद आप हमें फ़ीस अदा करेंगे। उससे पहले आप हमें डॉक्यूमेंट देंगे और आपके डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर हम आगे अप्लाई करेंगे। और बाज़ लोग कुछ फ़ीस भी मुकर्रर कर रहे हैं कि पहले आप लाख देंगे या 2 लाख देंगे। तो इस बारे में पता करना था कि इसका बराह रास्त क्या कोई तरीका है, जेन्युइन या कंसल्टेंट के थ्रू ही हमें अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा, ये क्या कोई बेईमानी पाकिस्तान में चल रही है या वाक़ईतन इसके वीज़े आए हुए हैं और हम कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं? और हमें किसी के थ्रू अप्लाई करते हुए किन बातों को पहले से वेरीफाई कर लेना चाहिए ताकि हम हर किस्म की बेईमानी से बच सकें? शुक्रिया। देखिए, कनाडा भेजने वाले कंसल्टेंट जो है ना वो ऑथराइज होते हैं जी, और कनाडा की गवर्नमेंट उनको ऑथराइज़ करती है और उनकी ऑथराइजेशन की जो लिस्ट होती है वो कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर पड़ी होती है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके देखना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे वो कनेडियन ऑथराइजेशन उसके पास कनाडा में हो, ओटावा में हो, वैंकूवर में हो, लेकिन उसने अपना यहाँ पे पाकिस्तान में सब ऑफिस खोला हो, ये हो सकता है। लेकिन वो उसको मेंशन करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर कनाडा में कि पाकिस्तान में मेरा ये फ़लाना नुमाइंदा दफ्तर है। अगर ये नहीं है तो ये फ्रॉड है। और इस वक्त कनाडा के वीज़े तो थोक के हिसाब से जारी हुए हैं। कनाडा ने पहली दफ़ा कहा है कि आप विज़िट वीज़े पे आएँ और यहाँ पे अगर आपका कोई दिल लग जाता है तो आप उसको जॉब वीज़ा या रेजिडेंट वीज़े के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। वहाँ पे इस तरह की उन्होंने सहूलत दी है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों की इकॉनमीज़ जो हैं वो बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रही हैं और उनको अफराद कार की ज़रूरत है और उनकी अपनी जो वर्क फोर्स है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो यंग लोग ज़्यादा ला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के हवाले से मैंने आपको बता दिया था। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर जाइए, किसी कंसल्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें वो कहते हैं कंसल्टेंट के ज़रिए आए तो आपकी दरख्वास्त कैंसिल। बराह रास्त आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं, उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-3 शहर बसाने, आबादी कुछ उधर भी लेके जानी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं, कोई भी, वो नक्शा नवीस से लेके और सर्वेयर तक आपके पास अगर कोई भी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और अगर आप विन कर जाते हैं, उन्होंने 55,000 लोग लेने और इनिशियल कोटा उनका ऐसा है, वो देखेंगे रिस्पांस कैसा है, वो इससे बढ़ा भी सकते हैं। आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई काम आता है तो आप उसमें जाके अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। अगर आप विन कर गए तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत आपको डोनेशन देगी ताकि आप उस इलाके में जाके रहें। सारे सिडनी च ना बड़े हुए हो, ठीक है। आप वहाँ पे जाके तो वो नया अपना कारोबार डेवलप करेंगे। नौकरी नहीं, अपना कारोबार उन 10,000 डॉलर से आप डेवलप कर सकते हैं उन नए बसाए जाने वाले शहरों में, ठीक है। तो ये है जी, मैंने कहा कि आपको बताते चलें। कनाडा के लिए डोर ओपन हुआ है जी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे यहाँ से इंटर करके जाने और वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज में दाखिला लेने वाले 2 साल
पोस्ट वो क्या होता है डिप्लोमे के लिए, यानी जिसको हमारे यहाँ पे पुराना बीए नहीं कहते 14 साल वाला, तो एफए के बाद 2 साल के लिए वहाँ पे आपको दाखला मिल जाता है, किसी मेरिट की ज़रूरत नहीं होती। आइल्स भी टीला चमीला ही लेते हैं वो, ठीक है। ये है जी, ये स्कीम तो है। हमारे दोस्त अज़हर साहब जो हैं, खावर अज़हर साहब, उन्होंने भी एक कंपनी खोली है इस्लामाबाद के अंदर और वो भी कर रहे हैं। पैसे बहरहाल ज़्यादा हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। तो उसी स्कीम के साथ एक और स्कीम भी है जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते लेकिन अप्लाई हो जाता है। मतलब 30 लाख से लेके 50-60 लाख तक में आप वहाँ पे दाखला भी हो जाता है, साल की फ़ीस भी हो जाती है और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आपका वर्क परमिट भी हो जाता है। और 2 साल के बाद फिर वहाँ पे जॉब करें या फिर आगे दाखला ले लें, 2 साल और करेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। अगले दादा पोता शो में फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।